नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC। आज हम घटना चक्र के जो इतिहास वाली बुक है, उसके तहत जो हमारा सीरीज चल रही है, उसकी यूनिट नंबर आज 6 देखेंगे, जो है मौर्य साम्राज्य से संबंधित। और देखो, यदि आपने इसका थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा, तो पहले आप उसको थ्योरी को कवर कर लीजिए। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। तो आप पहले उस थ्योरी के पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो देखो, प्रथम भारतीय साम्राज्य कितने स्थापित किया था? तो कनिष्क तो बहुत बात की बात है। हर्ष द्वारा हर्ष द्वारा आएगा। हर्ष अंतिम हिंदू शासक होगा और समुद्रगुप्त था, गुप्त वंश से संबंधित। तो सबसे पहला कौन सा वंश था यहाँ पर? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में ही मौर्य वंश का ही राजा था चंद्रगुप्त। इसी ने क्या करा था? भारत में पहले साम्राज्य स्थापित किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य इसी ने ही स्थापित किया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और इसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बढ़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? देखो, लैंग्वेज का फर्क पड़ा केवल, बाकी तो क्या हुआ, सब कुछ सेम ही है। तो ये होगा आपका आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश इनमें से कौन सा होगा? मौर्य वंश। अब देखो, यदि आप इन्हें क्रम से लगाएंगे ना, तो सबसे पहला आएगा मौर्य वंश। उसके बाद में मौर्य के बाद आएगा गुप्त वंश। और गुप्तों के बाद में आएंगे आपके कुषाण दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पर, और वर्धन वंश आएगा आपका चौथे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इन्हें क्रम से भी लगे, यदि क्रम से पूछ ले लगाने के लिए, तो आप क्रम से भी उन्हें लगा सकते हैं। नेक्स्ट, उपयुक्त दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश तथा वर्धन राजवंश के राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया था। जिसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है, तो किसके ग्रंथ में हुआ है? वो है विशाख दत्त। विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। विशाख दत्त के कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त को नंद राजा का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विरसल और कुलहीन भी बताया गया है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा इस सेंड्रोकोटस की उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य को। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का भी उल्लेख इसमें किया है। नेक्स्ट सवाल, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो की थी, वो विलियम जोन्स ने की थी। अभी तो हम पीछे देख रहे थे इनका। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो सिकंदर महान और सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का वो जो उल्लेख किया है, वो किया है आपका जस्टिन ने। नेक्स्ट, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य दोनों के नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना, तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्धतम प्राचीनतम रचना है। चाणक्य को अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो अपने बचपन में उन्हें विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे। विष्णुगुप्त। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से भी की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्षभ या श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रांट मैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के
गोत्र नाम हो सकते हैं। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया। इसके अनुसार विकल्प सी विष्णुगुप्त सही उत्तर होगा। चाणक्य का अन्य नाम था, तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। तीन नाम मिलते हैं चाणक्य के, तीन नाम, दो नाम और मिलते हैं, विष्णुगुप्त और एक आपका जो कौटिल्य है। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी वो क्या आर्थिक संबंध से आधारित थी? आर्थिक संबंध पर? क्या शासन कला के सिद्धांत पर आधारित थी? यस। विदेश नीति से धन संचय से, ये कह सकते हैं कि जो आपका आंसर बनेगा वो ई बनेगा। इनमें से उपयुक्त में से कोई एक से अधिक भी इसके आंसर दिए जा सकते हैं। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों पर और अभ्यास की पुस्तकें हैं। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत जैसे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, गोदंड, अ, कोष, वित्त, सॉरी, मंत्री की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था भी विस्तृत रूप से की जानकारी भी प्राप्त होती है। ये देखो, इनके बारे में मैंने सब कुछ डिटेल बताया सप्तांग के बारे में, छोटी वाले पार्ट में। पहले जरूर उसे जरूर देखना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, देखो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंध, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में, नाटक से नहीं, आत्मकथा से, मौर्यों के इतिहास से नहीं, शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। तो आंसर बनेगा आपका डी। निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? तो वो सातवां अंग था कौन सा? मित्र। नेक्स्ट, सुहृद, सुहृद मतलब मित्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग मित्र। राज्य के सुहृद मित्र राज्य के कान है। राज्य राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज और तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी और कायर होते हैं उसका विनाश अवश्यंभावी है, मतलब उसका विनाश अवश्य ही होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये डाला गया है, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीति नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? वो कौटिल्य है। इसीलिए इसे कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली से की जा सकती है। मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंक, सॉरी ये सर रिपीट हो रहा है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? तो डीमेकस भारत किसके शासनकाल में आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था। इस टाइप के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डीमेकस या डाइमेकस नामक अपना राजदूत बिंदुसार के राजसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है वो बुद्ध घोष की समत पासद बुद्ध घोष की समत पासदिका में मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला है। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पासिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्य वदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती अर्थात उज्जैनी का उपराजा या वायसराय या गवर्नर कह सकते हैं, गवर्नर था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी थी महिष्मती। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः बना था। देखो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था वो लकड़ियों का बना। पहले क्या थी? लकड़ी की बहुत अधिकता थी। कहाँ? बिहार में। क्योंकि पाटलिपुत्र जो थी वो कहाँ थी? वो बिहार में ही थी। तो जो झारखंड वाला जंगल वाला क्षेत्र था वो बिहार के अंतर्गत आता था उस टाइम पर। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप
बुल्द बुल्दीबाग कुम्भलहार में ही की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। मतलब इन्होंने खुदाई करवाई थी यहाँ पर। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भलहार के राजप्रसाद के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। इस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो चंद्रगुप्त के महल के, और चंद्रगुप्त का महल कहाँ था? पाटलिपुत्र में। बुल्दी बाग प्राचीन स्थान था, तो बुल्दी बाग प्राचीन स्थान कहाँ का था? पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त ने दक्कन के राज्य को आगे बढ़ाया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की थी, अतः इस ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो इनको जीता था चंद्रगुप्त ने, क्योंकि दक्षिण की विजय किसने की थी? तो दक्षिण की विजय की थी चंद्रगुप्त ने, और ये क्षेत्र भी कहाँ है? दक्षिण के। हाँ। राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजय के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिम भारत का उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था। उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह था। तो पश्चिम भारत पर प्रभाव जो था चंद्रगुप्त का, उसे जूनागढ़ अभिलेख से पता लगती है। तो जूनागढ़ अभिलेख किसका था? तो रुद्रदामन का। नेक्स्ट, 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अनार्थ और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित करता है। तो यह प्रमाणित कौन करता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से ये प्रमाणित हो जाता है। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया था? तो ये हराया था सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी से ही क्या हुआ था? सेल्यूकस निकेटर जो था, इसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 350 ईसा पूर्व में परास्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो ये आपकी डेट थी 305 ईसा पूर्व की। ये आप यहाँ भी दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि दिया गया मानचित्र संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? अब आप देख सकते हैं कि मैंने जब आपको थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाया था, तो वहां भी आपको दिखाया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य विस्तार हुआ था वो कहाँ तक हुआ था। तो ये किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है, ये मौर्य वंश के जो था शासन काल को दर्शाता है। ये मौर्य वंश का जो शासन था वो इतने क्षेत्र में फैला हुआ था। ये जो क्षेत्र आपके, तो किससे संबंधित होगा? और देखो, कनिष्क नहीं आएगा, समुद्रगुप्त गुप्त काल से संबंधित था, हर्ष नहीं आएगा, तो आंसर क्या बचा आपके पास? केवल अशोक तथा उसके शासनकाल के अंतिम समय से। नेक्स्ट, उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेख तथा स्तंभ लेखों से उसके साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य में के अंतर्गत था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की है? तो ये की है अशोक ने। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था, और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता और करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र आज अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वो अशोक के साम्राज्य में क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था कौन? श्रीलंका। अफगानिस्तान था, बिहार तो खैर राजधानी थी, और कलिंग पर भी आक्रमण
करके उसको जीत लिया गया था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्युत, केरलगुप्त, ताम्रपाणी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इनका राज्यों को प्रत्यंत और या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है नवा का उल्लेख, जो आपका नवा शिलालेख है उसमें इनका उल्लेख किया गया है। अशोक के अभिलेखों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो शिलालेख होते हैं, शिलालेख मतलब जो पत्थर पर लिखे गए हैं। स्तंभलेख जो स्तंभ बनाकर लिखे गए होते हैं। और दूसरा होता है गुहालेख। गुहालेख मतलब जो गुफाओं में लिखे गए लेख होते हैं। अशोक के द्वितीय वृहत शिलालेख में चोल, पांड्य, सतयुज और केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। भारत का प्रथम अस्पताल औषधि विभाग निर्माण करवाया गया था, तो ये ऐसा काम करवाया था अशोक ने। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म विजेता और लोकोपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं, कुएं खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्य व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल या औषधालय, औषधि बागों का निर्माण करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। इसकी जो उपाधि मिलती है वो किसकी है? वो देवताओं के रूप में मिलती है। तो इसलिए इससे पता लगता है कि वो एक अपने धर्म के मामले में एक सहिष्णु व्यक्ति था, मतलब सभी धर्मों को आश्रय देता था। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन में बैठा तथा 269 के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या देवानाम प्रिय, देवान प्रियदसी कहा गया है, जिसका अर्थ देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर है। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत भी मिलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के समय में वो कौन सी हुई थी? ये आपका जो आंसर है आपका मिलेगा 2 और 3, दीपवंश और महावंश। तो आंसर बनेगा आपका बी। सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्य काल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मोगली बुद्ध तिस्य ने की थी, जो क्या थे? प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध सभा जो हुई थी वो तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो मौर्य शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन कौन थे? अशोक ने तो अपनाया ही था, अशोक तो होगा ही होगा। चंद्रगुप्त नहीं होगा। चंद्रगुप्त ने क्या अपनाया था? जैन धर्म। अब आप यहीं से देख लो, तो एक नहीं होगा और आपका ये ई भी नहीं होगा। और जब एक नहीं होगा, देखो यहाँ पर अशोक है, तो बिंदुसार ने क्या बौद्ध धर्म अपनाया था? तो हाँ जी, नहीं, बिंदुसार ने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था। हाँ, इसके पुत्र, जो पोता था इसका, दशरथ ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसलिए क्या मिलेगा? आंसर बनेगा इसका डी, 2 और 4। मौर्य शासक अशोक और उसके पुत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। रज्जुक, रज्जुक कौन थे? तो मौर्य शासन के अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता। आंसर बनेगा आपका बी। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नाम अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में रज्जुक में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चों को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए राज्यों की नियुक्ति की है। राज्यों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जैसे जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों के क्षेत्र में अधिकार प्राप्त थे। सार्थवाह, सार्थवाह कहा जाता था व्यापारियों के काफिले को। जो व्यापारी व्यापार करते थे उनका यदि काफिला कहीं व्यापार करने के लिए जाता था तो उसे सार्थवाह कहा जाता था। और ये काल में व्यापारी काफिलों द्वारा या कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई है। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? तो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था अग्रहारिक। युक्त था, राजयुक्त था, प्रादेशिक था। तो आंसर आपका ए। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे युक्त। ये जिले के अधिकारी होते थे। ये राजस्व वसूलते थे। राज्य केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें क्या न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए गए। अब प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था।
इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है सांची का स्तूप। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व था, अतः विकल्प सी सही होगा। जबकि भरूच स्तूप को मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची और भरूच स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ये इंपोर्टेंट बनेगा आपका। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। सांची स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची स्तूप बनवाया था अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? फिर से वही अशोक। आंसर। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम था काककाणम। इसको काककाणम के नाम से जाना जाता था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विदिशा के समीप स्थित है। यह यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। इस कारण इसे महावंश में चेतीय अर्थात स्तूपों का दूसरा नाम गिरि भी कहा गया है। चौथी सदी के गुप्त लेख में इसका नाम काकण या काकनाड महाविहार मिलता है। यहाँ पर कुल 3 स्तूप हैं। स्तूप संख्या 1 प्रधान स्तूप है। स्तूप संख्या 2 अशोक के धम्म महामात्रों के अवशेष तथा स्तूप संख्या 3 में सारीपुत्र तथा मोदगलायन के भाषम भस्म पात्र उपलब्ध हुए हैं। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, जिसे शुंग काल में इस अर्धवृत्ताकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया, मतलब इसे और भी ठीक ठाक बनाया गया था। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। अब सूची एक को दो से कैसे सम्मिलित करेंगे? कौशाम्बी। कौशाम्बी जो था वो आपका कहाँ था? तो कौशाम्बी था आपका घोषित राम मठ। ये स्मारक है, ये आपका घोषित राम मठ। अब देखो यहीं से पकड़ो सवाल को पहले तो। ए का दो। अब ए का दो मिल गया आपको। बी नहीं होगा और आपका डी नहीं होगा। या तो ए होगा या फिर आपका सी होगा। अब जरा कुशीनगर को देखो, तो कुशीनगर क्या है? कुशीनगर में है रानाबार स्तूप। ए का दो, बी का तीन। देखो किसमें ए का दो, बी का तीन, आपका किसमें है? सी। अब आप चाहो तो पूरे को मैच करा सकते हैं। अब देखो सारनाथ है धामेक स्तूप और श्रावस्ती में है सहेत महेत स्तूप, तो इसका आंसर बनेगा सी। जैसे कौशाम्बी, घोसीदाराम मठ, कुशीनगर, रानापुर स्तूप, सारनाथ, धामेक स्तूप और श्रावस्ती सहेत महेत। नेक्स्ट, तीर्थ यात्रा के समय अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था? देखो किस मार्ग का अनुगमन किया उन्होंने? अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान सबसे पहले उन्होंने यात्रा की थी लुम्बिनी की। तो इसलिए आपका आंसर पहला तो इसमें आएगा ए, मतलब चार पहला आएगा इसमें। अब देखो चार किसमें है? ना तो ए होगा आपका, ना ही बी होगा। चार इसमें भी है और इसमें भी है। अब उसके बाद ये कहाँ गए थे? तो उसके बाद गए थे फिर ये कपिलवस्तु। आपका आंसर क्या बनेगा? चार दो। अब देखो चार पांच आ रहा है, ये भी हटाओ, तो आंसर क्या बनेगा आपका? चार दो एक, पाँच तीन छह। अब आप इसे मैच करा सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या कहाँ गए थे? गया। फिर आए थे सारनाथ और फिर गए थे कुशीनगर और उसके बाद आए थे लास्ट में श्रावस्ती। मतलब जो जो केंद्र बौद्ध धर्म से बौद्ध से संबंधित थे उनका सभी का इन्होंने भ्रमण किया था। और लुम्बिनी में ही क्या करा था इन्होंने? लुम्बिनी में ही जो कर आपका 1/6 लिया जा रहा था भूमि कर, उसे क्या कर दिया था? 1/8 कर दिया था। और इसकी जो जानकारी मिलती है हमें वो अशोक के रुमनदेही अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद, यह 8वां शिलालेख कहता है, ये 8वें शिलालेख में वर्णित है ऐसा। संबोधि बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुमनदेही अभिलेख रुमनदेही गया था तथा उनकी पूजा की इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्य साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है कि सबसे पहले वो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती गए थे।
नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी, तो अशोक के शिलालेखों की जो भाषा थी वो ज्यादातर जो बनती है वो प्राकृत थी, इंस्क्रिप्शन। अशोक का इतिहास में मुख्यतः अशोक के अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन तीन वर्गों में है। जैसे शिलालेख, पत्थर पर लिखे गए लेख थे। स्तंभ लेख, किसी ऊंचाई पर स्तंभ बना दिया गया उस पर लिखे गए लेख। और गुहा लेख, मतलब गुफाओं में लिखे गए लेख। 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जैसे शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में। गिरनार गुजरात में। धौली उड़ीसा में। जौगढ़, एर्राकुडी, सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा का एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल दो अभिलेख, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये आपको ध्यान रखना है, इनकी लिपि जो थी वो ब्राह्मी ना होकर क्या थी, वो खरोष्टी भाषा में लिखी गई थी। सीधा पूछता है कि बताओ कि निम्न में से किसकी भाषा खरोष्टी है, तो आपको वहां पर ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से सवाल पूछा गया है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भगन अभिलेख शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमेक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरिया भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो फिर से उसी सवाल को रिपीट करा, तो खरोष्टी लिपि में कौन सा है? शाहबाजगढ़ी। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो ये थे प्राकृत भाषा में, क्योंकि ज्यादातर वहाँ की हम बोलचाल की भाषा क्या थी? प्राकृत। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो ये किया गया पत्थर की मिट्टियों पर, पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों या शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय भी जाता है। कब पढ़े थे अशोक के शिलालेखों को इन्होंने? तो 1837 में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये थे जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया, तो अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो बात तो फिर तो वही है, फिर भी घूम फिर कर कि ब्राह्मी लिपि को क्या है, बस अलग अलग तरीके से सवाल पूछ रहा है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? फिर से वही आंसर होगा आपका जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था? तो ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो अशोक के शिलालेख थे कौन से? खरोष्ट लिपि में। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्ट लिपि में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, सॉरी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन केवल दो अभिलेख शाहबाजपड़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर क्या है, वो खरोष्ट लिपि है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो वो है आपका अनुराधापुर। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि चौथी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ और स्थानों से अभिलेख इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनमें जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिपरहवा, सोहगारा और आपका महास्थान। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ऐसी लिपि कौन सी थी? खरोष्ठी, मतलब ऐसे लिखी जाती थी, इस तरीके से दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो खरोष्ठी लिपि आपकी दाएं से बाएं लिखी गई है। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मेसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंगम जैसे विद्वानों को जाता है। ध्यान रखना कि खरोष्ठी लिपि को पढ़ने कौन कौन किन किन विद्वानों ने पढ़ी थी, तो इनको बारे में आप ध्यान रखेंगे। मान लो यदि प्रिंसेप ऑप्शन में ही ना हुआ, इनमें से कोई हुआ, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा फिर। और पीसीएस जो है वो ऐसे खेल अक्सर खेल लेता है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी गई? फिर से वही आपका आंसर होगा, तो जो होगा आंसर खरोष्ठी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख में हुआ है वह है, तो वह है प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी या देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो फिर से वही सवाल रिपीट हुआ, तो प्रियदर्शी। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रियदर के रूप में हुआ है? तो अशोक का नाम। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? तो कौन सा गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिसी ही, हाँ जी,
इस पर बढ़िया पॉलिसी थी। ये आपका होगा। ये अखंड है। यस। स्तंभ का शेप्ट शुंडाकार है। हाँ जी। ये स्थापत्य संरचना के भाग है। नहीं, ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं थे, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? डी। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। अन्य तीन प्रश्नगत कथन अशोक के स्तंभ के संदर्भ में सही हैं। निम्नलिखित में से किस उपहारदार मूर्ति शिल्प या रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप के चित्र के साथ रणेय अशोक या राजा अशोक उल्लेखित किया गया है? तो ये किया गया है कंगनहल्ली में। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्रण या उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे रणियो अशोक या राजा अशोक लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है? तो मास्की। इसमें व्यक्तिगत उल्लेख का जिक्र मिलता है इसमें। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः अशोक के अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उडेगोलम में अशोक का नाम व्यक्तिगत नाम मिलता है, मतलब अशोक का नाम अशोक मिलता है इनमें। नेक्स्ट। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम नामोल्लेख किया हुआ है? तो आपका किसमें मिलेगा? गुर्जरा में था। यस। या अरोरा या बहरमगिरी या सारनाथ में था? नहीं, इनमें से किसी ने। तो चार में मिलता है। अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है किससे? अशोक का रोमनदेही जो संबंधित है वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अशोक बुद्ध के जन्म की जानकारी हमें जो मिलती है वो अशोक के रोमनदेही अभिलेख से ही मिलती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ रोमनदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया और भूराजस्व को 1/6 से 1/8 कर दिया। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम नामोल्लेख है, कहाँ स्थित है? तो गुर्जरा जो है आपका वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मगध का सम्राट बताया भब्रू शिलालेख में। भब्रू बैराट स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। और भब्रू शिलालेख है कहाँ? तो राजस्थान में। ये राजस्थान में मिलेगा। कालसी प्रसिद्ध है, तो कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध है कालसी। कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में। कालसी उत्तराखंड देहरादून के जिले में स्थित। यहाँ अशोक का एक शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी एक का एक ऐतिहासिक महत्व है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक